गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से हैं। मैं हूं आपके साथ जमील सुखेरा और मेरे साथ है हिना नियाजी जो कि कॉफ़ी इस टाइम पी रही हैं बहुत दिलजोई के साथ, क्योंकि आंख नहीं खुल रही उनकी और नहीं आज तो मेरी बहुत अच्छी आंख खुल रही है क्योंकि नहीं, अभी मुझे कोई बता रहा था शायद कि आज हिना इज नॉट फीलिंग गुड। मैंने कहा क्या हुआ? वो कह रही है उसको नींद बहुत आ रही है। मैंने कहा इतनी सुबह किसको नींद आती है? आई डोंट बाय दैट। ऐसा नहीं हो सकता। गलत खबर किसने दी है? आई हैड गुड स्लीप एट नाइट एंड आई एम वेरी फ्रेश। और कॉफी तो आपको पता ही है कि सुबह का एक कॉफी जो है वो एक अच्छे एक वेक अप कॉल देने के स्टार्ट के लिए तो बहुत जरूरी है। यस, वेक अप कॉल के टाइम इट कैन देन यू नो शो में भी इट कीप्स यू गोइंग, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जनाब, आज के शो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। परवेज इलाही साहब को रिहाई मिली और फौरन से फिर उनको दोबारा एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि किस केस में रिहाई मिली, किस केस में दोबारा से उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। खास तौर पर यूनान कश्ती हादसे पर बात करेंगे। इंसानी स्मगलर्स के नेटवर्क का पता चल गया है। पाकिस्तान में कौन कौन मुलव्वस है और बैरून मुल्क कौन कौन मुलव्वस है, कौन राब्ते में है, और अल्टीमेटली ये बड़ा नेटवर्क अब बेनकाब होने जा रहा है। इसमें क्या पेशरफ्त हुई है अब तक, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे यूएई पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करने को तैयार है। इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह से वो सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। और मौसम की जब हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वहीं पर हम बात करते हैं ग्लेशियर्स पिघलने की। तो चित्राल, सवात और बालाई इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा जाहिर कर दिया गया है। इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल जनाब। सबसे पहले आते हैं मईशत की बहाली के प्लान पर अमल दरामद का जो अज़्म दोहराया गया है। जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी कायम कर दी है और कमेटी मुख्तलिफ शोबों में मुआशी नमू के लिए इक़दाम करेगी। मुल्की मईशत की बहाली वज़ीर आज़म ने एपेक्स कमेटी कायम कर दी है और आर्मी चीफ और अस्करी हुकाम भी इस कमेटी में शामिल हैं। ये कमेटी बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करेगी। इस मीटिंग में क्या मजीद फैसले किए गए, क्या प्लान्स तरतीब दिए गए, तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। मुल्की मईशत की बहाली, वजीर आजम ने एपेक्स कमेटी कायम कर दी। आर्मी चीफ और अस्करी हुकाम भी शामिल। कमेटी बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से फ्रेमवर्क तैयार करेगी। जराये के मुताबिक एपेक्स कमेटी की सरबराही वजीर आजम खुद करेंगे, जबकि कमेटी में आर्मी चीफ और अस्करी हुकाम के अलावा खजाना, मनसूबाबंदी, दिफाई पैदावार, फूड सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल के वुज़रा भी शामिल होंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। एपेक्स कमेटी इन ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के अमूर की मॉनिटरिंग करेगी और आइंदा 3 साल में सरमायाकारी को यकीनी बनाएगी। एपेक्स कमेटी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद के लिए कायम की गई है। दूसरी जानिब जनाब, अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए आना शुरू हो चुकी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में मजीद सरमाया करने को तैयार है और मुत्तहिदा अरब अमारात का कराची पोर्ट्स के टर्मिनल ऑपरेशन में सरमायाकारी करने की ख्वाहिश का इजहार भी सामने आया है, जबकि यूएई कराची पोर्ट्स को जदीद तरीन टर्मिनल टेक्नोलॉजी देना चाहता है। कराची पोर्ट्स की टर्मिनल हैंडलिंग दुनिया के जदीद तरीन निज़ाम के जरिए हो सकेगी और यूएई के साथ टर्मिनल हैंडलिंग का मुआहिदा 30 जून से कबल किया जाएगा। तो जहां मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करने के लिए तैयार हो चुका है, वहीं दूसरी जानिब बरतानिया से भी अच्छी खबर है जो पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग के हवाले से नए मुआहिदे में जाएगा। और इस सारे मामले पर तफसील से बात करते हैं। क्यों ना हिना पॉलिटिक्स की तरफ जाने से पहले थोड़ी मईशत पे बात कर लें। हम अक्सर कहते हैं मजबूत सियासी सूरत हाल जो है वो एक मजबूत मईशत को जन्म देगी, लेकिन चले उलट करके देख लेते हैं। शायद मजबूत मईशत जो है वो सियासतदानों को जो थोड़ी तसल्ली में ले आए और फिर हमें एक मजबूत जमहूरी निज़ाम के जरिए सियासी सूरत हाल भी मुस्तहकम नजर आए पाकिस्तान में। तफसील से बात करते हैं जनाब। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सर। गुड मॉर्निंग। खाकान नजीब साहब, खाकान नजीब साहब को हमारी आवाज जा रही है लेकिन उनकी आवाज हमें नहीं आ रही। बिल्कुल कोई बात नहीं, टेक्निकल इश्यूज अभी राब्ता बहाल हो जाएगा। राब्ता बहाल लाइव का हुस्न है
ब्यूटी ऑफ लाइफ शो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जमील, जो हम ये अभी बात करें यूएई की, जो मुआहदा होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ, एक बहुत ही खुश आइंद बात है। और मुझे लगता है इस तरह की अगर फ्यूचर में भी चीज़ें होती रहीं, टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं, आईटी की दुनिया में भी हम देखते हैं बड़ी इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसके साथ साथ अगर हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी इस तरह से जदीद जो है वो टर्मिनल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। कराची पोर्ट्स की अगर हम टर्मिनल हैंडलिंग की बात करें तो वो कहा यह जा रहा है कि दुनिया के जदीद तरीन निज़ाम के ज़रिए हो सकेगी। और यूएई की जब हम बात करते हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, उनके जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं तो स्टेट ऑफ द आर्ट है। अगर वो चीज़ें पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवा दी जाएंगी और अगर कराची की स्पेसिफिकली बात करें तो ये एक बहुत खुशाइंद चीज़ होगी पाकिस्तान के लिए, और इस तरह की चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है, मुल्क की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, 2 साल पहले तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी थी और कहा यह जा रहा था कि इतने ऑर्डर्स हैं खास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के कि वो हमारे से पूरे ही नहीं हो पा रहे। इतने ऑर्डर्स हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स इस हद तक बढ़ चुकी थी और अपने टारगेट से भी ज्यादा पाकिस्तान ने अचीव किया था। लेकिन उसके बाद की जो सारी सूरत हाल है उसके इन डिटेल जाने की बजाय मैं सिर्फ जंप करूंगा कि अब फिर एक उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़े, क्योंकि जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तभी अल्टीमेटली डॉलर इस मुल्क में आएगा। जब ट्रेड होगी तो उसी के जरिए जो पैसे का रोल ओवर है वो एक मजबूत मईशत की एक अलामत समझा जाता है। तो अभी तो चीजें स्टक हैं, अभी तो इन्वेस्टर्स भी घर बैठे हैं और हर कोई अपने डॉलर्स छुपाए बैठा है। हिना, आपके पास भी जितने डॉलर्स हैं आज बता दे। जी मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो गरीब आवाम की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। तो मेरे पास जो लॉकर में आपने डॉलर्स रखे हुए हैं उसे डिक्लेयर कर दे। देखिए डॉलर्स जखीरा कर, मेरे पास होते डॉलर्स और मैं इस टाइम जो है ना उनको बाहर निकालती, लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली डॉलर्स जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। नहीं तो इतना मैंने क्या जखीरा करना, 5-6 डॉलर से मैंने तो खुश 5-6 लाख, इतने ज्यादा डॉलर्स, 5-6 डॉलर्स लाख, तो वाह वाह, अल्लाह ना करे मेरे पास इतने। अच्छा जनाब, ये एक साइलेंट मैसेज था उन लोगों के लिए जिन्होंने डॉलर संभाल के रखे हुए हैं और वो मार्केट में बाहर नहीं लेके आ रहे। अच्छा, वो इसलिए नहीं लेकर आ रहे, एक तो उनको डर है कि हम पकड़े ना जाएं, ठीक है। दूसरा, हमारे मुल्क की इनफॉर्मल इकोनॉमी का मसला तो पहले दिन से ही है, ठीक है। तो हुकूमत को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि इस इकोनॉमी को फॉर्मल किया जाए। हमने माजी में देखा नून लीग की गवर्नमेंट में भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जिसमें लैंड रेवेन्यू से लेके टैक्सेशन तक को जदीद तरीकों से जो है वो एडिशन की तरफ ले जाया गया था, लेकिन वो मंसूबे भी कुछ बीच में रह गए। लेकिन जहाँ तक टैक्सेस की बात है, जहाँ तक ट्रेडिंग की बात है, इसका ओपन होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ताकि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल इस वक्त सांस बंद करने वाली सूरत हाल है, थोड़ी वेंटिलेशन, थोड़ी ऑक्सीजन मिल जाए। लेकिन ये तमाम चीजें कितनी खुशाइंद हैं, एक्सपर्ट राय लेते हैं जनाब माहिर मईशत खाकान नजीब साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सर, गुड मॉर्निंग। खाकान नजीब साहब, कैन यू हियर मी? खाकान साहब की आवाज हमें नहीं आ रही। कोई बात नहीं, टेक्निकल इश्यूज एंड देन ब्यूटी, यही है लाइफ। डोंट वरी, आप 2 मिनट 1 मिनट की बजाय हम कोई बात नहीं, राब्ता बहाल हो जाएगा, राब्ता बहाल हो जाएगा। अच्छा जमील, एक और चीज़ भी कि हम एक एग्रीकल्चरल मुल्क हैं और अगर हम बात करें अपने मुल्क की तो हमारे ज़राअत की बात करें, हमारा शोबा इसको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बेसिक्स की बात करें, हम आटे की बात करें, हम गंदम की बात करें, तो वो इतना महंगा हो गया एक आम आदमी की पहुँच से। और फिर जो आप ब्लैक मार्केट की बात करते हैं, जखीरा करने की बात करते हैं, यहाँ पर उन लोगों को भी तो आप मेंशन करें ना कि जो जखीरा करके बैठ जाते हैं और एक आम आदमी गरीब आवाम की दस्तरस से 2 वक्त की रोटी भी जो है वो छिन जाती है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन मैं तो अक्सर अपनी डिस्कशन में जब इनफॉर्मल डिस्कशन हो रही होती है तो मैं कहता हूँ कि ये मुल्क माफियाज का मुल्क है। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये कार्टेल्स जिस तरह मिलकर ब्लैकमेल करते हैं गवर्नमेंट्स को भी, इदारों को भी, अब फिर अपनी सिक्योरिटी इदारों को भी, इवन जो जिन्होंने ऑपरेशन कंडक्ट करना होता है, ठीक है। ये माफियाज इतने तगड़े हैं और इतने ताकतवर हैं और सिर्फ एक सेक्टर की तरफ नहीं, वो मुल्क की जितने भी सेक्टर्स हैं, जिससे आपने गंदम की बात की, इसमें भी कार्टेल्स घुसे हुए हैं। आप शुगर की बात कर लें, आप इवन आप गरीब आवाम के लिए सब्जी फ्रूट की बात कर लें, आप गोश्त की बात कर लें, चिकन की बात कर लें कि गर्मी में भी चिकन का क्या रेट हुआ है इस वक्त, ठीक है। और ये जो माफियाज हैं, फिर ब्लैक मार्केट जिस तरह एक्टिव हो जाती है,
उसकी बड़ी रीजन भी यही है कि हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है। अब इनफॉर्मल इकोनॉमी जब होगी जिसका कोई हिसाब ही नहीं होगा, है ना, आपकी लेट्स से एक दुकान है, उसमें 1 करोड़ का सामान पड़ा है और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है कि 1 करोड़ का सामान आपने कहाँ से लिया है। बिल्कुल, कोई प्रूफ नहीं है। ये स्मगल होके भी आ सकता है, ये चोरी का भी हो सकता है, इलीगल मींस से आ सकता है। बिल्कुल। तो ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, खैर अब नेगेटिविटी को छोड़ें, पॉजिटिविटी की तरफ बात करते हैं। एपेक्स कमेटी पर बात करते हैं, यूएई के साथ जो मुआहदा है उस पर बात करते हैं। खकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अब आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग। मुझे तो आपकी आ रही थी गुड मॉर्निंग जैसे गुड मॉर्निंग सर। देख लें अब आपकी आवाज जो हक सच की आवाज है वो अब बंद होना शुरू हो गई है। मुझे डर लगना शुरू हो गया। सर फिर जल्दी से आप सबसे पहले तो एपेक्स कमेटी के हवाले से क्या कहेंगे, उस पर अपना कमेंट दे दें कि कितना खुशाइंद है और कितना प्रैक्टिकल है कि आने वाले दिनों में कोई अच्छे डिसीजंस हुकूमत के सामने आ सकते हैं, इफेक्टिव डिसीजंस अगर कहा जाए। देखिए, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि हमें हर सूरत में डॉलर्स अर्न करने हैं। अब इसके कई तरीके हैं। हम हमेशा बात करते हैं, आपसे भी बात होती रही है कि IMF करना है, वर्ल्ड बैंक करना है, मल्टीलैटरल फ्रेंडली कंट्रीज से पैसे लेने हैं सपोर्ट में। ये जो सारे पैसे होते हैं ये डेट क्रिएट होते हैं, हमारा डेट बढ़ा। अब आप ये सोचिए कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम डेट आए बगैर अपने जो रिजर्व्स हैं उनको बिल्ड कर सकें? वो तो तरीके एक्सपोर्ट्स हैं, रेमिटेंसेस हैं, और एक बहुत बड़ा तरीका जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, आप हैरान होंगे कि 2000s में एक ज़माने में 5 अरब से 7 अरब डॉलर पे चली गई थी। आज वो फॉल करके 1.5 से 2 अरब डॉलर क्लॉक कर रही है पिछले कई सालों में। सो कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान को एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पिच किया जाए, और उसको पिच करने के लिए कुछ चीज़ें हमारे लिए वैसे ही बड़ी पॉजिटिव हैं। मिडल ईस्ट में एक फूड सिक्योरिटी को लेने के लिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध में जो बहुत बड़े इस वक्त एग्रीकल्चर लैंड्स अनयूटिलाइज्ड हैं उनको यूज़ किया जाए, कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाए। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें प्रोसीजर सेटअप करने पड़ेंगे। फिर यह है कि इसको बैकस्टॉप चूंकि आर्मी कर रही है, आई मीन दैट इज अ रियलिटी इन दिस कंट्री, राइट। पर पॉलिटिकल लीडरशिप का अपना रोल है, पर हमें थोड़ा सा इस चीज़ पे तकलीफ होती है कि एक अदारा हमने बनाया जिसका नाम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट था, उसके कई चेयरमैन लाए, पर हम वहाँ खड़े, उस अदारे ने ये काम करना था। देखिए ना, अगर हम वो काम नहीं करेंगे, अगर आप अपना काम ठीक तरह नहीं करेंगे तो आपकी जगह तो लूज हो जाएगी ना। ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर है लाइफ का। गवर्नमेंट में ये होता है कि हम चलते रहते हैं, हम जगह तो लूज नहीं करते, बट फाइनली हम जो है वो उस डिस्प्लेस हो जाते हैं कंप्लीटली। और ये बट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को अब भी ठीक करना चाहिए। ये अच्छा कदम है, ये एक विजन दे सकता है, ये एक ओवर आर्चिंग रास्ता दिखा सकता है। लेकिन खाकान नजीब साहब, लेकिन इसकी अगर डायमेंशंस की बात की जाए और प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए, आपने एग्जांपल दी 2005-6 की, आप 2013 तक की एग्जांपल ले लें। देखें, अगर जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी उनके भी तो अपने इंटरेस्ट होंगे ना, ऑफ कोर्स। अब वो अगर इस मुल्क से कुछ कमा सकेंगे तभी इन्वेस्ट करेंगे ना, वरना तो नहीं करेंगे। तो माजी में तो पाकिस्तान में एनर्जी बहरान था, तो आपको याद होगा किसने हाथ साफ नहीं किया। रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर लें, या आज भी IPPs का मामला उसी तरह लटका हुआ है कि हमें उनको ज़्यादा अदायगियाँ करनी पड़ती हैं, लेकिन वो कंपनीज कमा रही हैं। इस टाइम क्या मौके हैं पाकिस्तान में? इस टाइम क्या उनको सूरत हाल, एग्रीकल्चर के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए भी उनको बहुत सी गारंटीज देना पड़ेंगी, उनको सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाना पड़ेगी, उनको नुकसान के बगैर ट्रेडिंग की गारंटी करवाना पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देने के लिए? तो देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि एवरी फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर, एक तो हमें उसको नहीं भूलना। इसमें बहुत ज़्यादा बात फॉरेन इन्वेस्टर की हो रही है, हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर को नहीं भूलना। देर आर 52 लाख कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनको भी अपग्रेड करना है, उनको भी इन्वेस्ट करना है। अपनी जो इन्वेस्टमेंट टू GDP है, हमने मुल्क की पूरी रेस करनी है। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर की बात मैंने इसलिए शुरू की कि उसमें जो सलाहियत है, लोकल पैदावारी सलाहियत को बेहतर करने की, वो बहुत बड़ी है, गैप बहुत बड़ा है। अब बाकी जो एरियाज हैं उसमें डिफेंस प्रोडक्शन है, आपने JF-17 थंडर बाहर बेचा, आप और भी बहुत सी चीज़ें बेचते हैं, उसको भी रैंप अप किया जा सकता है। एक मेरा जो फेवरेट इसमें एरिया है, और जब भी मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने इन द मीडियम टर्म ईजीली एक्सपोर्टेबल चीज़ें बनानी है, तो जो ओल्डेस्ट बिजनेस ट्रिक इन द बुक है
वो है कि मादनियात नीचे पड़ी हुई हैं। अल्लाह ने हमें वो ज़मीन बलोचिस्तान में दी है जिसमें गोल्ड, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर पड़ा हुआ है। रेकोडिक अलोन जो है, कभी कभी बात होती है कि 50 साल में हमें 100 अरब डॉलर की कमाई करके दे सकता है। सो ये हैं वो मौके। आई मीन अगर ये हम अपनी इकोनॉमिक गवर्नेंस ठीक कर लें, ये एक पार्ट है इकोनॉमिक गवर्नेंस। सर गवर्नेंस ठीक, खान साहब सॉरी टू से, गवर्नेंस ठीक करने का जहां तक मामला है, जिस तरह मैंने एनर्जी क्राइसिस की बात की तो उसमें किस ने हाथ साफ नहीं किए, वो हमारे अंदर के लोग भी थे और बाहर के भी थे। खैर उसके बाद आप एग्रीकल्चर की तरफ आप आ जाए तो हमारा क्या सालाना बेसिस पे चल रहा होता है गंदम और चीनी के साथ आपके सामने है कि हम पहले उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और बाद में हुकूमत को इंपोर्ट करनी पड़ती है, सब्सिडी अलग देनी पड़ती है। तो गवर्नेंस की तो फिर क्या ही बात है ना सर, वो किस तरह ठीक होगी? ये आपने बहुत अच्छा नुक्ता सामने रखा है। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान ठीक उस दिन होना शुरू होगा जब आप ये बिलीव करेंगे जो बात आपने कही है। इसको ठीक करने का तरीका तो एक ही है ना, सुनो में अच्छे एंकर्स आपकी तरह के होंगे तो लोग प्रोग्राम देखेंगे। लेट्स से कि ऐसा ना हो तो कॉम्पिटेंस लेवल गिर जाए अगर सुनो का, तो ऑब्वियसली दूसरे चैनल्स आगे बढ़ जाएंगे। आपका जो कलीदी कॉम्पिटेंस लेवल है, क्योंकि सरकार आपने टोटली रन कर रहे हैं आप एक जनरलिस्ट मॉडल पे। हालांकि चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, ये सारे मांगते हैं स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। अगर आपने ट्रांजैक्शन करनी है अरब हा डॉलर की, तो आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस के एक्सपर्ट्स चाहिए ना। आप ये तो नहीं कर सकते कि मैंने बीए किया हुआ है किसी चीज में और आप मुझे कहें कि मैं प्राइवेटाइजेशन हैंडल कर रहा हूँ। ये अब कलीदी मसला बन गया है। इसीलिए आपको इस वक्त आर्मी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अच्छा हम कोऑर्डिनेशन भी आके कर देते हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आप कोऑर्डिनेशन भी नहीं कर सकते कि आर्मी को आके, क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेशन उनकी एक स्किल है, तो वो कह रहे हैं कि हम कर देते हैं। बट कलीदी बेसिक फैसले कीजिए, अपने सर्विसेज रिफॉर्म कीजिए। ये आप बाईपास तो कर सकते हैं सिस्टम को, पर जो क्लॉग्ड सिस्टम है उसको खोलना भी पड़ेगा। इन दी एंड तो सिविल ब्यूरोक्रेसी ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने ही इस चीज को लेकर चलना है। मैं एक दिन आके तो सुनो का प्रोग्राम कर सकता हूं, पर प्रोग्राम तो आप लोगों ने चलाना है। इसीलिए जो आप लोगों की सलाहियत है वही उभर के सामने आएगी। पाकिस्तान में सर्विस डिलीवरी किसी भी एरिया में हो, उसमें एक वीकनेस है, हमें इस बात को मानना चाहिए। हम तनख्वाह नहीं देते, हम उनको पढ़ने नहीं भेजते, हम उनको लेकिन एक प्रॉब्लम और है खान साहब, एक प्रॉब्लम और है। आप हैं तो माहिर मुइशत, लेकिन आपने बात एक ऐसी कर दी है कि जिसपे कमेंट करना बड़ा जरूरी है। आपने क्लॉगिंग की बात की। जब भी क्लॉगिंग आती है तो हम मदद के लिए अपनी पाक अफवाज की तरफ ही देखते हैं। वो कोई डिजास्टर हो, वो सैलाब हो, और वो सियासी सूरत हाल हो, वो लड़ाई झगड़ा हो, वो दहशतगर्दी हो, और इवन अगर हमारी मुआशी सूरत हाल भी हो। तो जब हमारे अंदर, हमारे सियासतदानों में, हमारे सिस्टम में इतनी इनकॉम्पिटेंसी है और उनमें इतनी कॉम्पिटेंसी है कि वो हर चीज को संभाल सकते हैं, तो सर फिर हम उनको बातें क्यों सुनाते हैं? फिर तो हमें हमेशा एक पेज पर इन पॉलिटिशियंस को रहना चाहिए और मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। देखिए, जहां पे मुल्क खड़ा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट, यू एंड आई शुड नॉट हैव अ फाइट। यू एंड आई शुड बी वर्किंग टुगेदर कि हम एक अच्छी गुफ्तगू करके आगे लेकर चलें, ना कि हम आर्ग्यू करते रहें। अब एक तो बात यह है कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, ये आप इसको आसानी से समझ लीजिए कि हम 13 के करीब खड़े हैं, हम 18 पे थे, यानी कि 18% से गिर के 13% के करीब आ गए हैं। अब इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही मुल्क में, अब आपने इसको उठाना है। अब आर्मी क्या कर रही है? आर्मी आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। लीडरशिप अब भी पॉलिटिकल फोर्सेस की है, इन्होंने ही करना है। मैंने बारहा ये बात कही है कि जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं मुल्क, उन्होंने चलाना है। सिविल ब्यूरोक्रेसी ने एडमिनिस्टर करना है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। और तीसरा जोज है जो कि इस वक्त आर्म फोर्सेस कर रहे हैं कि वो उसके साथ मिलें, पर इसमें दो जोज मिसिंग जिसकी हमने गुफ्तगू नहीं की। एक ये है कि आपको प्रोफेशनल्स ऐड करने पड़ेंगे हर लाइन में, और आखिरी ये है कि आप बिजनेस कम्युनिटी को साथ लें, उनको पूछें, एग्रीकल्चर जो के लोग हैं उनको पूछें, इन सब में ये पैगाम लेकर जाएं और रिसर्च पर बेस करें। जो IPPs या इनमें गलतियां हुई वो यूं हुई कि हमने अपनी तहकीक जो है उसको शामिल हाल नहीं किया उस काम में जिससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं।
ये अब ये मुश्किल काम है, टू बी ऑनेस्ट दिस इज रियली हार्ड वर्क। कर्जों पे जीना आसान काम है, मेहनत करके सुनो में अच्छा कॉम्पेयर बनना एक मुश्किल काम है। थैंक यू सर। खाकान अजीब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और आपने आखिर में बहुत पते की बात की है कि जो आपसी चपकलिश है और लड़ाई झगड़ा है, इसको खत्म करना होगा। ये जो हम टांगे खींचना शुरू कर देते हैं, और किसी ने क्या खूब कहा था कि ये 5 साल की नहीं 10 साल की हुकूमत होनी चाहिए। ठीक है, इस मुल्क के जो हालात है ना, वो कोई भी हुकूमत फॉर्मेशन और गवर्नमेंट 10 साल के लिए कम से कम होनी चाहिए, ताकि चीजें सीधी। होता क्या है कि आप 5 साल के लिए आएंगे, आप एक चीजें ठीक करना शुरू करेंगी, आगे से मैं आ जाऊंगा अगले 5 साल के लिए, मैं कहूंगा आपने तो गलत किया, मैं तो अपने तरीके से करूंगा। चल रही होती है ना कि उन्होंने ये मलबा, ये उनका है, ये उन्होंने गलत किया, इसका खुमियाजा जो है वो हम भुगत रहे हैं। तो आई थिंक आपने सही कहा कि 10 साल के लिए जब होगी तो एक पूरे स्पैन में वो चीजों को दुरुस्त कर पाएंगे। देखिए, हमें आवाम को तो बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा अगर 15-20 साल की भी हुकूमत आ जाए। मुल्क की मईशत ठीक होनी चाहिए, मुल्क की निजाम बेहतर होना चाहिए, लेकिन जोक से पार्ट जमहूरी निजाम भी चलना चाहिए, क्योंकि वो भी माजी में 8-10 सालों की जो हुकूमत होती थी ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती थी। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, उसमें भी एक जमहूरी ब्रेक की बहुत जरूरत थी। आज भी हमें ब्रेक की बहुत जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। इंसानी स्मगलरों के नेटवर्क का पता चल गया है। FIA के हाथों गिरफ्तार एजेंट्स ने सारा राज खोल दिया और लीबिया में मुकीम पाकिस्तानी अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर नेटवर्क चलाता है। और गुजरात का एक ज्वेलर भी इसमें इस पूरे ग्रुप में शामिल है। इसके अलावा ग्रोह के एजेंट जो है उनका ताल्लुक गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, कोटली और दीगर शहरों से है। और ये जो ग्रोह है ये इंटरनेशनल ग्रोह के साथ मिलकर काम करता है। और इस पूरे ग्रुप में पाकिस्तानी, मिस्री, लीबिया के इंसानी स्मगलर्स भी शामिल हैं। और अगर बात की जाए गुजरांवाला रीजन से तो 7 और आज़ाद कश्मीर से 11 मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लापता पाकिस्तानियों की अगर बात की जाए तो उनकी तादाद 125 तक पहुंच गई है, जिनमें से 101 का ताल्लुक गुजरांवाला रीजन से है। और लापता पाकिस्तानियों में गुजरात के 47, गुजरांवाला के तकरीबन 40 और सियालकोट के 11, मंडी बहाउद्दीन के 5 अफराद शामिल हैं। बिल्कुल जनाब, अब तक की FIA की क्या कार्रवाइयाँ रही हैं और इस वाक़े के बाद की अब तक की क्या अपडेट है, एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA की कार्रवाइयाँ तेज, 16 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। आजाद कश्मीर पुलिस ने भी 11 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। हादसे की तहकीकात के लिए 3 इंक्वायरीज भी जारी। FIA हुकाम के मुताबिक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने गुजरात रीजन से 6, गुजरांवाला से 8 जबकि लाहौर से 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है। आजाद कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तारियों के साथ 26 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। गुज़िश्ता रात कोटली के इलाके चढ़ोई से मरकजी मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इंसानी स्मगलर रहीम उर्फ बाबू आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों को एजेंट्स के पास बेचता था और शहरियों से 36 लाख रुपए भी वसूल किए थे। आजाद कश्मीर पुलिस इब्तदाई तफ्तीश के बाद मुल्जिमान को FIA के हवाले करेगी, जबकि मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में टीमें तश्कील दी गई हैं। हादसे में जाँ बहक और लापता होने वाले अफराद के वर्सा से भी राब्ते किए जा रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर FIA सरफराज विर्क साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान सर। यूनान कश्ती हादसे के हवाले से अगर हम बात करें तो इस पे जो जितने भी मुल्जिमान मुलविस थे उनका ताल्लुक जो है वो डिफरेंट कंट्री से है और ये नेटवर्क जो है ये पाकिस्तान से भी ऑपरेट करे, बाहर के मुल्क में भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। अब ये बताइए कि जो मरकजी मुल्जिमान है उनका ताल्लुक किस जगह से है और किस तरह से ये सारा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने ये मौका दिया मुझे। सबसे पहले तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इंतहाई अफसोसनाक हादसा है। और अब जब आपने जो ये सवाल कर रही हैं उस हवाले से ये है कि ये नेटवर्क, इसमें ज़्यादातर हमारा जो बेसिक है वो पाकिस्तानी मौजूद है। यहाँ पर उनके सब एजेंट्स हैं इधर पाकिस्तान में, और एक उनका जो पार्ट एजेंट्स है वो लीबिया में और इटली में है। तो यहाँ से ये इधर से बुक करते हैं लड़कों को, यहाँ से बाय एयर या बाय लैंड रूट भी लेकर जाते हैं आगे लीबिया, और लीबिया से फिर कश्ती के जरिए उनको इटली में मुंतकिल किया जाता है। तो ये पूरा नेटवर्क है। बेसिकली ये पाकिस्तानी है। उधर वहाँ पर लोकल लेवल पर उन्होंने जरूर सपोर्ट हासिल की हुई है, जो वहाँ पर जो इंटरनेशनल भी बाकी लोग भी होंगे, लेकिन है एक्चुअली सारा पाकिस्तानी नेटवर्क। पाकिस्तान में जो अब तक की कार्रवाइयाँ हैं विर्क साहब, उस हवाले से बताइए, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कहाँ कहाँ ऑपरेशन किए गए?
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा इसमें बहुत सारे लोग आज़ाद कश्मीर के भी थे, तो आज़ाद कश्मीर के अलावा जो हमारे चूँकि ज़्यादा इसका ये फोकस रहा है, हमारा एरिया जो है ना गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, हाफजाबाद, ये एरियाज इनके मेन जो जाने वाले लोगों के हैं। तो इसमें तकरीबन हमने अब तक 53 FIRs इन एरियाज में दे चुकी हैं अब आज़ाद कश्मीर के अलावा, और 17 जो मेन एजेंट्स हैं उनको हम गिरफ्तार कर चुके हैं। जी अच्छा विर्क साहब, ये जितने भी इंसानी स्मगलर्स हैं ये पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं, जिसका इल्म जो है ये सबको है, और मुख्तलिफ औकात में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस भी होते हैं। कई शख्स जो हैं इसमें गिरफ्तार भी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, प्रैक्टिकलिटी की बात करें, गिरफ्तार होने के बाद उनको रहा कर दिया जाता है। क्या इनके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होता है, इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा जो हमें फेस करने पड़ते हैं। ख़ास तौर पर इस सारे इशू में मैं आपको ज़रूर बताऊं कि कुछ ऐसे फैमिली से जब उनसे हमने रब्ता किया कि आपका बच्चा गया था, तो उन्होंने कहा जी कि हम FIR नहीं कराना चाहते, हम एक अपना दूसरे बच्चे को उसकी जगह भिजवाना चाहते हैं। तो ये भी आपको देखना होगा। साथ साथ बहुत सारे जब हमने ये जितने एजेंट्स हैं जब गिरफ्तार होते हैं तो हम इनको जेल भेजते हैं, तो उसके बाद भी कई दफा उनकी आपस में सुलह हो जाती है मुद्दई के साथ, जो विक्टिम का वालिद है या जो भी उनके है, तो वो जाकर बयान दे देते हैं कोर्ट में कि जी हम हमारा ये मुल्ज़िम नहीं है, या इसको बेल दे दी जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें मैं जरूर जिक्र करूंगा कि मीडिया की और बाकी हमें कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी की जरूरत है, इनको प्रोजेक्ट किया जाए कि आपका बच्चा किस तकलीफ से गुजरा है। और हम अभी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो सर्वाइवर्स हैं हमारे, जो 12 इसमें बच गए हैं पाकिस्तानी, और जो विक्टिम की फैमिलीज हैं, उनको उनकी स्टोरीज को भी प्रोजेक्ट किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि ये कैसे उनकी फैमिलीज पर क्या गुजरी है। जो सर्वाइवर है, जो 12 लोग हैं, वो बताएं कि किस तरह किस गैर इंसानी हालात में उन्होंने वो सारा गुजारा किया, और किस तरह लीबिया में ले जाकर वहां पर एजेंट्स उनके साथ जुल्म करते हैं। ये सारी चीजों को हाईलाइट किया जाएगा, तभी इसको हम तदारक कर सकते हैं। इस हवाले से भी कर रहे हैं कुछ आप, FIA भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी सारी स्टोरीज को प्रोजेक्ट करने में? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इसमें उनकी फैमिलीज के साथ राब्ते में हम उनकी स्टोरीज को प्रोजेक्ट करेंगे। हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जरूर उनके पास जाएं और उस तकलीफ दर्द को बताएं लोगों को कि भाई ये किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। अब हमारा काम बेसिक ज्यादा जिम्मेदारी होगी, हम एजेंट्स को गिरफ्तार करें, लेकिन साथ साथ हमारे बाकी लोग भी मिलकर हम इसको भी करेंगे। अब सर्वाइवर्स जैसे आएंगे हम कोशिश करेंगे उनकी पूरी स्टोरीज चलवाएं ताकि लोगों को पता चले कि वो किस हालात से गुजरे हैं और अल्लाह ताला ने उनको किस तरह दोबारा जिंदगी। अच्छा, जो एजेंट्स आपने पकड़े हैं उनके हवाले से जरा बताइए, क्या ये मुख्तलिफ गिरोहों से इनका ताल्लुक है या अल्टीमेटली सब एक ही गिरोह से ताल्लुक है इनका? देखिए, ये मैं आपको जरूर यहाँ बताना चाहूंगा कि ये इंसानी स्मगलिंग का ज्यादा मसला हमारे कुछ इजला का है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो इटली के लिए ये डंकी लगाना, जिसको हम कहते हैं कश्ती के जरिए इलीगली एंट्री करना, ये आपको ज्यादा मिलेगा 4-5 इजला में, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन। और यहाँ पर ऐसे है कि किसी का चचा वहां पर इटली में रहता है, किसी का भाई वहां पर रहता था, वो भी इसी जरिए से गया था। अब उसने भी उसी जरिए से जाना है। ये है कि मैं अमीर बहुत ज्यादा हो जाऊं, मेरे पास पैसे, चूंकि आपको पता है जो बंदा यूरोप चला गया उसने यूरोज भिजवाने अपनी फैमिली को, और लामहला उस गांव में, उस इलाके में उनकी एक इज्जत में इजाफा हो जाएगा कि उनके पास बहुत पैसे हैं। और अब उसके जितने रिश्तेदार हैं, उसके जितने दोस्त हैं, जितने उस गाँव के बाकी लड़के हैं, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमें बस अब इटली ही जाना है। तो ये एक ऐसा वो विशियस साइकिल बना हुआ है। और जो एजेंट्स की भी ज्यादा है ना इस सारे में, उनको जो मिलता है, एक उसने 2 बंदे कामयाबी से भिजवा दिया ना, तो उसको 50 लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हमें भी भिजवाएं। तो ये ज्यादा एजेंट्स भी किसी एरिया के हैं और ये जो जाने वाले हैं वो भी इस एरिया के, जो मैंने आपको जिक्र किया। अच्छा सरफराज विर्क साहब, जिस तरह से आपने कहा कि इन ग्रोहों का ताल्लुक जो है कुछ इजला से है, और अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल ग्रो के साथ ऑपरेट करें, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्रो इन्वॉल्व है, जो ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हम जो हमारी एम्बेसीज हैं और इंटरपोल के साथ हम राब्ते में हैं। जो ये हमें जिन लोगों का पता चल रहा है जो लीबिया में बैठे हुए हैं, जो इटली में बैठे हुए हैं, या उनका पार्ट कोई ग्रीस या टर्की में है, तो हम पूरा इंटरपोल के जरिए इंशाल्लाह ताला उनको वापस लाएंगे, उनको सजा दिलवाएंगे। ठीक है, और DNA सेल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लवाहिकीन आपसे क्या राब्ता कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ जो हमारा रीजन है जिसमें मतलब एक्सेप्ट आज़ाद कश्मीर, इसमें हमारे पास 174 फैमिलीज का हमने राब्ता हो गया है। उनमें से 167 का
हमने डीएनए करवा लिया है जी। और बाकियों की फैमिली का भी डीएनए करवा रहे हैं। और जिस तरह से सरफराज विर्क साहब आपने कहा कि हम चाहेंगे कि फैमिलीज आएँ ताकि वो अपने दर्द, अपनी तकलीफ जो है वो बयान कर सकें, जो लोग बच गए हैं, जो सर्वाइवर्स हैं इस हादसे में, तो क्या फैमिलीज रिलक्टेंट हैं या फिर वो आना चाहती हैं और अपनी कहानियां बयान करना चाहती हैं? आपकी तो बात हुई होगी, आई एम श्योर। जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल हम उनके साथ राब्ते में हैं। बहुत सारी फैमिलीज तैयार है कि जी हम अपनी बात, जैसे आपके लोग भी या मीडिया के बहुत सारे लोग खुद भी उनके पास पहुंचे। कुछ रिलेक्टेंट हैं जिनका इस तरह का है कि जी हमने अपने दूसरे बेटे को भिजवाना है या हमने अपने और फैमिली मेंबर्स को भिजवाना है, तो हमें इसमें ना लाएं। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं। मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा, मेरी कल एक फैमिली से बात हो रही थी, तो वो मतलब उन्होंने कहा बच्चा भी गया और 20 लाख रुपया दिया उन्होंने। तो मैं उनको कह रहा था कि आप शायद 20 लाख रुपया देकर अपने बच्चे को भिजवा रहे थे, शायद 20 लाख में एक अच्छा कारोबार वो शुरू कर सकता था और अपने मुल्क में ही अपना अच्छी जिंदगी गुजार सकता था। तो बस ये इस तरह की स्टोरीज है। हम इंशाल्लाह ताला इसको प्रोजेक्ट करेंगे। इसमें मीडिया की हमें बहुत है कि मीडिया हमारा साथ दे, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सरफराज विर्क साहब, आपका बहुत शुक्रिया और आपने हमें तफसील से आगाह किया। जमील, जो पूरी डिस्कशन में एक तकलीफ दे बात ये थी कि सरफराज विर्क साहब ने जिस तरह से मेंशन किया कि फैमिली से बात हुई और कहा यह गया कि अपनी कहानियां आप आए, मीडिया पर आए, प्रोजेक्ट करें और बताएं अपनी तकलीफ के बारे में। तो उनका ये कहना था कि हमारे दूसरे बच्चे ने अभी जाना है, अभी हम इस हवाले से बात नहीं कर सकते। इतना बड़ा ये सानिया है, इतना मुझे लगता है तकलीफ दे चीज़ है। जब हम बताते भी हैं तो बताते हुए भी इवन तकलीफ होती है, लेकिन ऐसी फैमिलीज जो इस पूरे सिनेरियो से गुजर चुकी हैं, उनका ये अभी कुछ फैमिलीज का कहना है कि हमारे बाकी बच्चों ने जाना है। देखिए, उनका फोकस ये है कि घर में से कोई ना कोई बाहर चला जाए। उनका फोकस ये है बेसिकली कि अगर एक नहीं जा सका तो दूसरा चला जाए, हमें दोबारा पैसे ना खर्चने पड़े। तो लेकिन अल्टीमेटली जो लोगों की सोच है उसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने बाहर जाना ही है तो लीगल वेज अपनाते हुए जाएं, ना कि आप पैसे खर्च के इलीगल वेज के जरिए आप जाना चाहते हैं। और 20 लाख रुपए जमील खर्च रहे हैं। आपने कल इतनी अच्छी बात की, मुझे इतनी अच्छी आपकी बात लगी, अभी सरफराज विर्क साहब ने इतनी अच्छी बात की कि 20 लाख रुपए खर्च के अगर आप अपने एक बच्चे को इलीगल तरीके से बाहर भेज रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप उसको 20 लाख का यहाँ पर कोई कारोबार शुरू कर दें। 20-25 लाख रुपए तो आप लगा के भेज ही रहे हैं। और जब फैमिली से बात होती है, उनका जो रिएक्शन सामने आ रहा है, दैट इज अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट और बड़ा डिसअपॉइंटिंग मैं कहूँगी कि उनका भी ये रवैया है कि वो ये कह रहे हैं कि जी हम अपनी कहानी इसलिए बयान नहीं कर सकते कि अभी बाकी बच्चों ने भी बाहर जाना है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। और हमारा प्लेटफॉर्म, बाकी भी जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, कोशिश यही होती है कि लोगों को एजुकेट किया जाए ताकि आगे फ्यूचर में वो वाक़यात ना हों जो माजी में हो चुके हैं। नाज़रीन, लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है और जस्टिस काजी सितंबर 17 को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इस मुतालिक हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर फ्रांस रवाना हो रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस पर बात करेंगे। जनाब, अदालत ने परवेज़ इलाही को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। कल रिहाई के बाद फ़ौरन उनकी गिरफ्तारी हो गई और एपेक्स कमेटी पर भी ज़रूर हम थोड़ा बात करेंगे कि जो मिशन मुअश्शत है ये अब किस रुख जाएगा। नज़ीर लगारी साहब, सीनियर तज़कियाकार, इस वक्त हमारे साथ हैं। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, गुड मॉर्निंग। जनाब, बहुत मेहरबानी। सर, सबसे पहले तो परवेज़ इलाही साहब की जो गिरफ्तारी है उस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगा। जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी, फिर रिहाई के फ़ौरन बाद फिर से गिरफ्तारी, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? क्या घर के भेदी ही लंका ढा रहे हैं या फिर ये करप्शन के संगीन केसेस हैं और मंतकी अंजाम तक भी पहुँचेंगे? दोनों तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि केसेस भी ऐसे हो सकते हैं और दूसरी बात ये है कि उनको जेल पाबंद रखना ही मकसूद होगा। मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें चल रही हैं और दोनों मुख्तलिफ किस्म के इंतहाएं चल रही हैं। एक तो ये है कि उनका फैसला गलत था और वो उसका वक्त और हालात साबित करेंगे कि उनका फैसला गलत था। एक चलते हुए निज़ाम में जब उन्होंने तय कर लिया था PMLN से और PDM से वगैरह से कि जनाब वो जा रहे हैं
उनके साथ, और वो बन रहे थे चीफ मिनिस्टर, उसमें कोई खतरा भी नहीं था। लेकिन वो बनी गाला चले गए। बनी गाला चल जाना उनकी गलती थी। मैं नहीं कहता हूँ कि वो उनको जाना चाहिए थे या नहीं जाना चाहिए था। एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जो पिछले 13 महीने से इमरान खान कर रहे थे वो जो कर रहे हैं अब तक जो साबित हुआ है वो ये है कि सिर्फ अदम इस्तेहकाम के लिए बात कर रहे हैं। वो अदम इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं, और नतीजा ये है कि हम एक ऐसी वादी में जा पहुंचे हैं जहां हमें हर तरफ अंधेरा नजर आता है। तो ये नहीं है कि उनके नतीजे में जो लोग आए इन्होंने तो कमाल कर दिए हैं। हम बहुत ज्यादा एक खराब सूरत हाल में हैं, और उसमें मरकजी जिम्मेदारी जो है वो चौधरी परवेज इलाही पर आयद होती है। अब उसके नतीजे कुछ भी हों और उसके आफ्टर इफेक्ट्स कुछ भी हों, लेकिन बहरहाल 2-3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि इंसान है और इंसान के इंसानी हकूक हैं। अगर उनके खिलाफ आपकी जायज शिकायत है तो आप जरूर कार्रवाई करें। अगर आप सिर्फ उनको जेल में ही रखना चाहते हैं तो ये ज्यादती होगी। सही। अच्छा लगारी साहब, काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती के बाद क्या अदलिया में अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो खत्म हो जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि चीजें इस तरफ से जाएंगी। असल में बदकिस्मती हुई है दोनों तरफ से। पहले जिस तरह से खामोशी अख्तियार की गई इमरान खान के सारे अमल के ऊपर, उनको इतना मौका, वसीम मौका दिया गया, ना सिर्फ जुडिशरी की तरफ से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसे वसीम मौके दिए कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करें। वो एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है, अब भी उसको सियासत नहीं आती है, और वो अपने आप को बुकरात आज़म समझ रहे हैं और निजात दहंता समझ रहे हैं, और लोगों को ये तासुर दिया हुआ है कि जैसे मुल्क की सारी मसाइल का हल ये है, जबकि मुल्क के सारे मसाइल इनकी वजह से हैं। तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, मैं समझता हूँ कि जुडिशरी भी इससे मुतासर हुई है, और जुडिशरी ने फिर यही कुछ किया जो पहले सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी कि इनके हर चीज पर पर्दा डालती जा रही थी, और अब जो है जुडिशरी इनकी हर चीज पर पर्दा डालती जा रही है। वो काजी फायदे से कम से कम इस एहसास के साथ आएंगे कि उनके वालिद जो है फाउंडिंग फादर्स से पाकिस्तान के, उनमें से जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, वो एक कायदे आजम के देरीना रफीके कारदे, कम से कम इस बात का एहसास करते हुए वो पाकिस्तान को एक गैर जमहूरी अंदाज में चलाने के किसी भी तरीके की मुखालफत करेंगे, और एक शख्स के लिए पूरी अदालत को एक शख्स के लिए वक्फ नहीं कर देंगे, तो चीजें और आगे जाएंगी। मेरा ख्याल है कि बहुत बुरा होता रहा, अब तक जो कुछ होता रहा है वो ठीक नहीं होता रहा है। नज़ीर लगारी साहब, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी दौरे पर जा रहे हैं, दौरा फ्रांस, उनका आप क्या समझते हैं कितना कामयाब होगा? क्योंकि वो पेरिस सरबराही इजलास में आलमी मालियाती इदारों की तंजीम नौ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। देखिए, एक बात ये है कि हम बहुत ख़राब हालात में हैं, और हम बहुत कम वसाइल रखते हैं। हमारे पास यानी कुदरती वसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम दुनिया का अमीर तरीन मुल्क हो सकते हैं, लेकिन हमारी हुक्मरान अशराफिया ने मिलकर इस मुल्क को इस हालत तक जा पहुँचाया है कि आपको IMF के आसरे के बगैर चलना बहुत मुश्किल लगता है। तो जा रहे हैं IMF से भी, वैसे क्लाइमेट के मामले पर तो ज़ाहिर जो बात करनी होगी सो करेंगे, लेकिन असल मसला तो ये है कि हमें इस वक्त डिफॉल्ट से बचना है। वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं, वो जितना उनसे हो सक रहा है वो कर रहे हैं, और मुझे नहीं ख्याल है कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे या नाकाम होंगे। लेकिन बहरहाल जो आलमी ताकत के आलमी मराकज़ हैं जिन्होंने हमें इस हाल तक पहुंचाया, जिन्होंने हमें एक जंग में डाला, 40-45 साल से हम एक आग में जल रहे हैं, उस आग में इन्होंने हमें डाला। दहशत गर्दी को हमारे यहाँ आकर उन्होंने राइज किया। जिन आलमी ताकतों ने हमें जो है इन तमाम चीज़ों के साथ चलने के लिए मजबूर किया है, अब वो हमें डिफॉल्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं, और हमें कहते हैं कि इधर उधर ना देखो, ना दाएं देखो, ना बाएं देखो, ना आगे देखो, ना पीछे देखो, और जो कुछ हम कहते रहे उसी को डिक्टेशन मानते रहो, अपने लोगों को तमाम हुकूक से महरूम रखते रहो, अपने लोगों के लिए तमाम मसाइल पैदा करते रहो, और ये जो तुम्हारे पास असासे हैं हमारे हवाले कर दो। तो ये सारी सूरत हाल है पाकिस्तान के, और इसके बावजूद आपको एक अच्छी रिलीफ चीन की तरफ से भी मिल रही है, और रूस ने भी आपको तेल दिया है, और आगे आप बढ़ रहे हैं, जबकि आपके लिए IMF ने आपकी गर्दन पर हाथ रखा हुआ है, और वो एक जो इंस्टॉलमेंट है उसको रिलीज करने में पसोपेश से काम ले रहे हैं। उनकी तो ये ख्वाहिश होगी, कोशिश होगी कि आप डिफॉल्ट कर जाएं, आपको इस सारी सूरत हाल से बचना है।
वो इसकी कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म, और हम दुआ गो हैं कि वो इसमें कामयाब हों। लेकिन बहरहाल IMF की जो पेरिस में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर कोई ज्यादा अच्छे इम्कानात नजर नहीं आते हैं। अब ये किन बातों पर ख्याल करते हैं, ये तो इनका अपना मतलब, वो आपसे ये चाहेंगे कि आप अपने सरेंडर करें तमाम। लेकिन आपने जो संगीन मुआशी सूरत हाल की बात की है नज़ीर लकारी साहब, ऐसे में जो कल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और अब ये जो कमेटी है ये फैसले करेगी आने वाले दिनों में मिशन मुआशत कह लें, आपके मुआशत को संभालने के लिए अब ये जो कमेटी कायम की गई है और कमेटी में आर्मी चीफ अस्करी हुकाम भी शरीक हैं, सब एक पेज पर हैं, इस पर क्या कमेंट करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल है कि ये चीज़ें आपके लिए इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकती हैं। आपको भारत अपनी मैशत, ये ठीक है कि बात अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए वन विंडो का जो ऑपरेशन का कहा गया है कि आप ये लोग जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं उनको चक्कर ना काटने पड़े। चूँकि ये हुकूमतें करती रही हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले रुलते रहे हैं और ये उनके लिए एक फीते जो सुर्ख फीते बाबुओं के लगे हुए हैं उनमें उलझते रहे हैं और लोग वापस चले जाते हैं। आपके अपने मुल्क के अंदर लोग वापस चले जाते रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की कोई एक्सपर्टी होती है। हमारे यहाँ सिर्फ एक बात की एक्सपर्टी है कि हम मैक्सिमम करप्शन करते हैं, चीज़ों में ख़राब करते हैं चीज़ों को। मैं दुआ गो हूँ कि सारा कुछ कामयाबी से चले, अच्छे तरीके से चले। लेकिन हमारी अगर बेसिक जो हमारे यहाँ जो हमारी आर्म फोर्सेस की बेसिक ट्रेनिंग उनकी जो होती है वो डिफेंस की होती है या डिफेंस की होती है, या जब वो मुल्क का दिफा करते हैं या मुल्क में पेशकदमी करते हैं, और उनकी सारी की सारी तरबियत जंगी होती है। वो इकनॉमी की तरबियत उनकी इस तरह से नहीं होती है। तो वो एक ऐसा वो कर सकते हैं कि जो खराबियां आ रही हैं उनको दूर करने में मदद करें। वो भी ऐसा नहीं है कि आप कहाँ डंडा चलाते हैं। जब डंडा चलता है तो मालूम होता है कि लोग बेरारवी का शिकार हो रहे हैं और ज्यादा करप्शन हो रही है। चीजों को ठीक करना है तो एक वसीउल बुनियाद सियासी लोगों का अरेंजमेंट जरूरी होगा। जी अच्छा, नज़ीर लगारी साहब, एक तरफ कौमी असम्बली की 6 माह के लिए तौसी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। आप क्या समझते हैं इलेक्शंस कब तक हो जाएंगे? मेरे ख्याल में अगर 6 माह की तब्दीली की बात हो रही है तो ये तबाही हो। पाकिस्तान इसका किसी सूरत में भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता है कि कैसे एक असम्बली जो अपनी 6 माह की मुद्दत को बढ़ा लेगी, कौन आकर इसको वो करेगा, क्या इसमें अवाम की राय कहाँ शामिल होगी। आप 12 अगस्त को आपकी मुद्दत खत्म हो जाएगी। 13 अगस्त से आपको एक नए सिस्टम में जाना होगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो आप एक अंधे गार में चले जाएंगे जहाँ से किसी को कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। सर, नए सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना भी तो बहुत जरूरी है ना नज़ीर लगारी साहब, और मौजूदा हालात में जी नए सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। वो आप पे जमहूरियत के जरिए होगा, लेकिन आपने इतना पूरे का पूरा जो इदारे आप ठीक करना चाहते हैं उन्होंने इतना गंद फैलाया है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन्होंने काश्तकारी इतनी गलत की है, इतनी तबाहकुन की है काश्तकारी जो की है, जो गमले लगाए इतने बर्बाद करने वाले लगाए हैं कि अब उससे चीजें को संभलना मुश्किल हो जाएगा। उनकी बहुत मेहरबानी होगी, अपने गमलों समेत वापस उसको ले लें और पाकिस्तान को चलने दें, किसी तरीके से भी चलने दें। और पाकिस्तान चलने के लिए है। पाकिस्तान इतना दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है जिसका अंदाजा नहीं है, जिसके दौलत का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हम कोड़ी कोड़ी के मोहताज बना दिए गए हैं। हमें सियासत में काश्तकारी का अमल खत्म करना चाहिए और आकर यार कौम के सामने इतराफ करें कि हमने ये किया है। अल्लाह खैर सला, इसमें कौन सी बात है। अगर किसी ने गलती की है तो अपनी गलती को तस्लीम करे कि हमने ये काश्तकारी की है, हमने ये गुनाह किया है, हमने ये गुनाह अजीम किया है कि हमने गमले बनाए और गमलों में लोगों को उगाया और लगाया है। और जो इस मुल्क की तबाही का सबब कि ये क्या, ये जो पॉपुलिस्ट कहा जा रहा है, जो चीज चल रही है, ये क्या है लोगों के दिमाग आप अंदर क्या भर दिया गया है। ये वही चीजें थी। आपने इन लोगों को बुला कर, ये जो बाहर बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर हमारे भाई बैठे हुए हैं और बाहर जाकर बैठकर वो ट्वीट भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, उनको यही आप बताते रहे कि जनाब ये देखो फलां चोर हैं और फलां बहुत पाक साफ हैं। अब भी बयानिया वही बना हुआ है और मालूम हुआ कि जिसको आप पाक साफ कहते हो पाक साफ नहीं था भाई, वो दयानतदार नहीं था, वो ईमानदार नहीं था, वो गंद का टोकरा था और उसको अपने
मुल्क के ऊपर लाद दिया था, जब आप फेल हो, जब आपके गले में पड़ गया तो आप उसको उतार कर जो है वो नई चीज करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये सारी चीजें ठीक नहीं है। पाकिस्तान को उसके समत में एक बेहतर समत में जाना है और ये सब कुछ चल नहीं सकेगा। आप करने की कोशिश कर लें। अगर आप पार्लियामेंट को इसकी मुद्दत बढ़ाने की कोशिश करते हैं कौमी असम्बली की, तो इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अपने आए और तमाम गुनाहों को तस्लीम करें कि आपने इस पौधे को लगाकर इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा नुकसान जो किया है वो ये किया है। आपने लोगों की उम्मीदें लगा दी हैं, उसके साथ अब भी लोग नशे में हैं इसके, और लोग समझते हैं कि यही हमारे इंतजार से आता है। यानी ये मासेस, आम मासेस नहीं समझते, पॉपुलर नहीं है। जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, क्या पाकिस्तान का हर आदमी स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकता है? क्या वो जिसके हाथ में स्मार्टफोन है और जिस ट्विटर पर देख रहा है, जिसकी वो की रही, एक आदमी को 200 आपने पौधे रखे, फोन थमा रखे हैं और वो जो है अपना ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, उनको कोई काम ही नहीं है उनका, और यही उनकी रोजी है, यही उनकी रोटी है, और वो बैठकर ट्रेंड बना रहे हैं। और ट्रेंड बनाने का मतलब ये है कि वो पॉपुलर हो गए। नहीं है ऐसा, ये बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। आप मास्टर्स को बताएं कि कितना बड़ा जुर्म हुआ है इस शख्स को पाल कर, तो आप आगे बढ़ सकेंगे, वरना आगे नहीं बढ़ सकते। लगारी साहब, आपने समत की बात की, तो आपको लगता है कि इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो दुरुस्त समत में जा रहे हैं? हाँ, दुरुस्त समत में जा रहे हैं। अगर दुरुस्त समत में जा रहे होते तो ऐसा होता। बहुत बच बचा कर चल रहे हैं आप, इसलिए कि कोई समत है ही नहीं ना आपके पास। सही। दुरुस्त समत एक होती है जिसका आपको रास्ते का ये पता हो कि इस रास्ते पर चलने से मैं बिल्कुल ठीक है, मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि हर रास्ते के अंदर जो है कांटे बिछे हुए हैं, हर रास्ते के अंदर बलाएं खड़ी हुई हैं, हर रास्ते के अंदर एक मुसीबत खड़ी हुई है, हर रास्ते के ऊपर जो है मुश्किलात और परेशानियां खड़ी हुई हैं। आप उनके साथ निपटते हुए जाना है। आप देखिए सेफ रास्ता कौन सा है, और सेफ रास्ता जो है उसी तक पहुंचने के लिए आप डर रहे हैं, रह रहे। मैं भी डर रहा हूँ इस सारी सूरत हाल से कि कहीं ऐसा गलत फैसला ना हो जाए जो एकदम तबाही का बायस बने। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए आपने सबसे पहले इस गुनाह को तस्लीम करना है कि जिस तरह से आपने गमले लगाए थे, वो गमले लगाना एक दुरुस्त अमल नहीं था, और इसी से मुल्क को नुकसान पहुंचा है। जी, नज़ीर लगारी साहब, बात करते हैं नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, दोनों में इख्तलाफात अब बढ़ रहे हैं। क्या ये इलेक्शन की तैयारी की तरफ जा रहे हैं? इख्तलाफात मेरे ख्याल में दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि इख्तलाफात नहीं है, और एक आध दफा ये भी कह रहे हैं कि बिलावल जो हैं वो शायद मैच्योर नहीं है। तो ये इंतहाई गलत बात है। वो इस उम्र में उनकी वालदा वज़ीर-ए-आज़म बनी थी जिस उम्र में आज वो वज़ीर ख़ारजा हैं, और इनके नाना ने 30 साल की उम्र में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को प्रिसाइड किया था, और जिसमें जो है हेराल्ड विल्सन और जिसमें जो है वो पाकिस्तान दुनिया के बड़े लोग जो है वो मौजूद थे, और डैग हमर शोर्ड मौजूद थे, और उनके मौजूदगी में ये 30 साल नौजवान जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो जनरल असम्बली को एड्रेस कर रहे थे और उसको प्रिसाइड कर रहे थे। तो आप इसको मैच्योरिटी नहीं कह सकते। बिलावल ने एक बहुत अच्छी तरबियत हासिल की है और सियासतदान है। मेरे ख्याल में बहुत से लोगों से ज़्यादा मैच्योर सियासतदान है। इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। और ये कि इख्तलाफात होते हैं, कहाँ इख्तलाफात नहीं होते हैं, घर के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं। इख्तलाफात का मतलब झगड़ा नहीं होता है, इख्तलाफात का मतलब खून खराबा नहीं होता है। जाहिर है दो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, दो मुख्तलिफ पार्टियों को दो मुख्तलिफ नुक्ता नजर हैं। दो मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखने वालों के पास अपने अपने फॉलोइंग है, अपनी फॉलोइंग वो कैसे कर सकते हैं। ये एक जुल्म होता रहा है कि फॉलोइंग को घसीट कर इलेक्टेबल पैदा किए गए, और जात बिरादरी जनरल ज़ियाउल हक लाया भाई, जात बिरादरी लाया, और लोगों को जात बिरादरी की बुनियाद पर वोट देने के लिए कहा गया, लोगों को चावल की देगों पर वोट देने के लिए कहा गया। लोग बहुत जो लोग पाकिस्तान के रहे हैं, आपने देखा है कि 70 के इलेक्शन में क्या मैंडेट आया था, लोगों ने क्या किस तरह से वोट दिए थे, वालेहानापन के साथ जाकर उन्होंने वोट दिए थे, प्रोग्राम को दिए थे। आप प्रोग्राम पर अमल कर सके नहीं कर सके, उस तरह पेशरफ्त कर सके थे, लेकिन फिर सारा सिस्टम बिठा दिया गया। आपको पता है कि जनरल ज़िया मार्शल ने मुल्क को डिट्रैक कर दिया था। मुल्क अब तक उसी ट्रैक पर चल रहा है जिस पर ज़ियाउल हक ने लगाया, कोई और नया ट्रैक नहीं बना है। ठीक, नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में बात के हवाले से क्या डिसीजंस लिए जाते हैं।
और दूसरी जानिब जो दो अच्छी खबरें, एक मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करने को तैयार हुआ है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से बरतानिया का तजारती स्कीम बहाली का इक़दाम जो है उसको भी खुशाइंद करार दिया जा रहा है। फिर एपेक्स कमेटी में जो फैसले किए गए और मिशन मईशत को लेकर इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स जो एक पेज पर हैं, अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में मुल्क की मईशत भी संभले और साथ साथ सियासी इस्तेहकाम भी आए। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching Suno Pakistan and Eid is just around the corner. और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ईद पे किस तरह के वार्डरोब का जो है वो इंतखाब करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, जूते कैसे होने चाहिए, बाल कैसे बनाने चाहिए। ख़वातीन के लिए ये एक बहुत बड़ी हासिल है क्योंकि उन्होंने किचन में काम भी करना होता है, उन्होंने दिलकश नज़र भी आना होता है, और वहीं पर अगर मर्दों की बात करें तो उन्होंने प्लाटर्स में खाना होता है, और उन्होंने भी जो है ना पुरकशिश नज़र आना होता है। तो उस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। अच्छा, बड़ी ईद पे मर्दों ने क्या करना होता है? ईद की नमाज पढ़नी, आना है, कपड़े चेंज करने हैं और प्लाटर में खाना खा के नहीं प्लाटर में खाना कड़ाही उनके सामने आनी है घुमा के। छोटी ईद नहीं है ना, ये बड़ी ईद है। चले कुर्बानी कर लेंगे, कसाई के साथ बैठ के वीडियोस बना लेनी है, कच्छा पहनना, बुनियान पहननी है, छुरी पकड़नी है और चले जाना है जानवर के पास स्लॉटर करने के लिए। स्लॉटर करे, बिल्कुल। मर्दों के लिए तो बड़ी हेक्टिक ईद होती है ये। खवातीन का काम तो शुरू होता है 12-1 बजे के बाद, जब गोश्त वगैरह बन जाएगा। लेकिन जब शुरू होता है ना, फिर उनका खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो वार्डरोब क्या होना चाहिए, किस तरह का फैब्रिक इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से रंगों का चुनाव जो है वो हमें करना चाहिए, खास तौर पे गर्मी के हिसाब से, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे साथ इमेज कंसल्टेंट मौजूद हैं हामिद सईद साहब, ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। होप यू आर वेल। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि खवातीन का ये बहुत बड़ा मसला है कि ईद पर पहने क्या और किस तरह के कलर्स पहने। फिर उन्होंने कुकिंग भी करनी होती है इस ईद पर, बारबेक्यू से लेके, कढ़ाइयाँ से लेके, कलेजी भी उन्होंने बनानी होती है। तो क्या वार्डरोब होना चाहिए जिसमें वो अच्छी भी लगे और किचन में काम भी कर सकें? देखिए, खवातीन के हवाले से सबसे पहली बात तो ये, हम ईद उल जुहा की बात कर रहे हैं, बकरीद ईद की बात कर रहे हैं। हम वो जो है जो छोटी ईद होती है उसमें तो हम ज़रा ज़्यादा थोड़ा सा ड्रेसअप हो सकते हैं। ये जो ईद है ये बड़ी सादा ईद है, जिसे मैं कहूँगा सादगी के साथ, पकीज़गी के साथ ये ईद हमें मनानी चाहिए। इसकी जो एक्चुअल एसेंस है ईद की, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, जो कुर्बानी का जो जज्बा है वो सारा। तो इसमें अगर हम बहुत डाल्ड अप होती हैं तो आई थिंक दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। बहुत ज़्यादा चमकदार कपड़े पहन लेती हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं पार्टी क्लोथ जो है ना, आई विल नॉट रिकमेंड के दैट्स द राइट थिंग टू डू। तो अब सादा में और एलिगेंस में और जिसे कहते हैं ब्रीदेबल फैब्रिक, हाँ वो कैसे ब्रीदेबल फैब्रिक डेफिनेटली है। आपको पता है सबसे बड़ा ब्रीदेबल फैब्रिक जो है वो तो नेचुरल फैब्रिक्स है। जैसे कॉटन है, कॉटन इसे जो है वो ऐसे लॉन है, ये सारी दैट्स ब्रीदेबल। फॉर मेन ऑल्सो मोस्टली यहाँ वॉश एंड वेयर चलता है। वॉश एंड वेयर वो है कि जी वॉश कर लें, वेयर कर लें, बड़ा इजी है। खासकर खवातीन के लिए कि मर्दों की चीज़ों का उनको आयरन इस तरह से नहीं करने की जरूरत है, बस ठीक है आप पहन लें। लेकिन वो पता है कि जो फाइबर है जो उसमें जो नेचुरल फाइबर नहीं है तो वो बड़ा चिपचिपा सा हो जाता है, ये ब्रीथ नहीं करता। तो दैट्स द प्रॉब्लम विद दैट। और दूसरा जो है ये जो वॉश एंड वेयर है, अगर कभी आपने देखा हो, अगर आपने पहना हो या जो लोगों ने पहना होता है, ये बड़ा तरह हैवी सा फैब्रिक होता है। तो कॉटन इज़ वेरी लाइट फैब्रिक। अच्छा, ये सारा सामने से इकट्ठा सा हो जाता है ऐसे करके ना, तो उसकी फॉल वो नहीं है जो कि कॉटन के फैब्रिक की है। कौन सा फैब्रिक जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट फैब्रिक जो है, पर्टिकुलरली ये जो समर है, गर्मी है, इतनी सख्त गर्मी है यहाँ पाकिस्तान में, तो 9 मंथ गर्मी है ना, तो ये जरूरी हमें फैब्रिक जो है राइट चूज़ करना। वो फैब्रिक जो है जो कॉटन है, आई थिंक दैट विल। अच्छा, अब मर्दों में जो कॉटन है वो कौन सी पहननी है, फिर ख़वातीन की बात कर लेते हैं। अब पतली कॉटन अगर आप पहनेंगे तो क्या होगा, आपकी सारी जो है वो का जिस्म नजर आ रहा होगा, सी थ्रू हो जाता है वो। हाँ, तो उसमें आपके वो इफ यू आर हेयरी पर्सन तो हेयर नज़र आ रहे हैं। अगर आपने पीछे कोई बुनियान पहनी है तो बुनियान नज़र आ रही है, बुनियान के ऊपर कोई लोगो है, शेर लगा हुआ है तो वो भी नज़र आ रहा है, चाहे वो लोगो का शेर हो या किसी और चीज़ का शेर हो। तो दैट्स नॉट ना, वो आपको यू डोंट लुक प्रोफेशनल उसमें। तो उसमें गफ किस्म की कॉटन जो है, थोड़ी सी उसमें थिकनेस हो, वो ज़रूर पहननी चाहिए। और दूसरी बात है कि देखिए, शलवार कमीज को आप स्लीपिंग सूट मत बनाइए। वो कहते हैं ना, इसी में सोऊंगा, इसी में उठ जाऊंगा, ईद की नमाज पढ़ के आऊंगा, सो जाऊंगा, कुर्बानी कर लूंगा, फिर वही पहन के फिर वही पहन के फिर मैं कहूँगा यार मैं तो सादा सा बंदा हूँ। कोई कहेगा कि आप कैसे लग रहे हैं, ये अच्छी बात। तो दैट सादगी डजंट कट इट, आई वुड से। तो आपने ना एलिगेंट रखना है, एलिगेंस की तरफ जाएं, और आप मोर जिसे कहते हैं कि अपडेटेड मॉडर्न लुक होनी चाहिए। कट आपका राइट होना चाहिए, फिटिंग। अच्छा, ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मर्दों में ख़ास तौर पे।
वो शलवार कमीज है, वो कहता है इसमें तो सब कुछ छुप जाता है, लूज सी पहन तो हाँ गर्मी लूज बड़ी होता है यार, गर्मी बड़ी है। एग्जैक्टली नहीं, दूसरी बात ये भी है कि अगर टमी की प्रॉब्लम है तो जब हम दर्जी के पास जाते हैं कहते हैं यार देखो यहाँ ख्याल रखना, वो क्या करता है यहाँ भी ख्याल रखता है, फिर सारा ही आपको टेंट बना देता है, सारा ख्याल रख लेते हैं। हाँ बिल्कुल टेंट बना देता है, ये आपने बड़ा अप्रोप्रिएट वर्ड यूज। हाँ तो वो उसकी भाई बेचारे की कोई शेप है, उसके शोल्डर्स हैं, उसकी यू नो ही इज गॉट नाइस चेस्ट एंड दिस एंड दैट, सो एवरीथिंग गेट कंज्यूम्ड इन दैट। तो आपने जो है वो दर्जी को जो है, जो आपका जो भी टेलर है, यू नो आई होप दैट यू गॉट ए गुड टेलर देयर। अच्छा, स्टिचिंग का बड़ा ख्याल रखना है। अब देखें कॉलर है, अगर आपने कॉलर वाली, बाय द वे कॉलर की शलवार कमीज पहननी, कॉलर की कमीज होनी चाहिए या बैंड होनी चाहिए, तो इसमें भी एक्चुअली पाकिस्तान में कहते हैं बैंड, BAN, दैट्स नॉट द वर्ड, बैंड है BAND, बैंड होता है। अच्छा एनीवे उसकी साइंस क्या है, उसकी साइंस ये है कि अगर आपने बैंड वाला पहना है तो वो कैजुअल लुक है, सेमी कैजुअल लुक है, अगर आपने कॉलर वाला पहना है तो वो फॉर्मल लुक है। ठीक है, तो आपने डिसाइड करना है कि आपने फॉर्मल प्रेजेंटेशन देनी है या आपने कैजुअल प्रेजेंटेशन। तो क्या ये कोई गर्मी से भी ताल्लुक है? बहुत सारे लोगों को लगता है अगर हमने बैंड वाला पहनना है तो वो गर्मी उसमें कम लगेगी, दूसरा जो कॉलर है उसमें बहुत गर्मी लगेगी, फिर जो कॉलर का जो ट्रेंड है ना हिना, वो बहुत जल्दी जो है ना चेंज हुआ है बेसिकली मर्दों में। वो हुआ क्या है कि कॉलर से सब ऐसे इतना रैपिड चेंज आया, सब बैंड की तरफ चले गए। आई डोंट नो इसके पीछे रीजन नहीं, लेकिन देखिए एक है फैशन कि फैशन में क्या हो रहा है, ट्रेंड में क्या हो रहा है, एक है कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, और आपकी प्रेजेंटेशन है कहाँ है, आपने यू नो हुज द ऑडियंस, आपने क्या एजेंडा क्या, आपने क्या अपने आप को जैसे कहते हैं नॉन वर्बली आपने क्या मैसेज देना है। आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट्स ट्रेंडिंग, क्योंकि आपके पास एक यू हैव ए जॉब टू डू। तो एनीवे आपका जो बैंड है वो अच्छा, अब बैंड में ये भी है कि अगर आपने वेस्ट कोट के साथ पहना है तो मोस्टली वेस्ट कोट बैंड वाली होती है, तो उसके ऊपर कॉलर पहनेंगे तो दैट्स नॉट गोना लुक गुड। तो ये भी आपने ख्याल रखना है। शलवार कमीज में मेन के लिए स्पेशली अगर आप सिर्फ शलवार कमीज पहनते हैं तो आपकी वो इम्पोर्टेंस, वो सिग्निफिकेंस नहीं आती, क्योंकि हर बंदे ने शलवार कमीज पहनी है, 10 बंदे आप बिठा दें, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट कि कौन कौन है। एग्जैक्टली, सो व्हाट डिफरेंस शुड यू वेयर? तो उसमें ये है कि आप उसे वेस्ट कोट के साथ पहने या कोट के साथ पहने, चाहे गर्मी भी है। अब गर्मी बात कर लेते हैं, ये यू नो एवरी डे व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, यहाँ तो गर्मी बड़ी है, आप क्या बात कर रहे हैं, आप तो ठंडे मुल्कों से आए हैं, ये वो देखें गर्मी कहाँ है। मैं ये तो नहीं कहता धूप में तो कोई मीटिंग नहीं करता ना कि आज ही सन में बाहर खड़े होकर मीटिंग करते हैं। जहाँ भी मीटिंग्स हो रही हैं, सब्सटेंशियल मीटिंग जहाँ हो रही है, वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल है, या आप डिनर्स पे जा रहे हैं या आप लंचेस पे जा रहे हैं, तो घरों में हर किसी के बिल्कुल ऐसे है। और फिर आप दूसरी बात ये है कि आप अगर सपोज रास्ते में जा रहे हैं तो आप कैरी करें, आप ना पहने। वैसे कार में मैं ये कहता हूँ हमेशा, कई लोग कहते हैं जी मैं ड्राइव नहीं करता इसके साथ, मैं सूट, ये सही फिटिंग नहीं है। मैं कहता हूँ किसने कहा है कि आपने सूट के साथ ड्राइव करना है? ये अब अगर आप कोट के साथ ड्राइव करते हैं ना सर, क्या होता है ये सारा कोट जो है इसकी वैसे ही डिशेप हो जाता है। तो आप एक नाइस हैंगर रखें, वायर हैंगर नहीं जो वो आपको ड्राई क्लीनर वाला देता है जी, एक वुडन अच्छा सा, वुडन अच्छा सा हैंगर रखें, वुडन के साथ जिसका शोल्डर बना होता है। एग्जैक्टली, हाँ, तो उसके ऊपर आप रखें। जहाँ कार में जा रहे हैं तो आप उसको हैंग कर दें, अगर आप ऑफिस में हैं तो वो हैंगर पे आप उसको हैंग कर दें। आप चेयर की बैक यूज मत करें क्योंकि इसकी एक शेप है, वो डी शेप हो जाएगा। डी शेप हो जाएगा। अच्छा हामिद साहब, हम हमेशा आपसे इस तरह बातें कर लेते हैं, सारी टिप्स ले लेते हैं, ये अब हमेशा पूछना भूल जाते हैं। आपने जिस तरह भी कहा कि टेलर आपके पास अगर अच्छा नहीं है तो वो आपको बिल्कुल टी शेप कर देगा, और आपकी फिटिंग आपकी बॉडी के हिसाब से होना कपड़ों की बड़ी ज़रूरी है। तो अगर ये सर्विस आपसे लेना चाहें, कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मैं फुल जिसे हम फुल सर्विस देते हैं उसमें जो है एक्चुअली आई डू कंसल्टेशन फर्स्ट। अब लोग आते हैं, मैं उनको कंसल्ट करता हूँ, आप करते क्या हैं, आप की पोजीशन क्या है, आपकी विजन क्या है, कहाँ जा रहे हैं, कॉर्पोरेट में कहाँ जा रहे हैं। तो एक विजन है ना, देखिए जो ड्रेसिंग है ना ये इस फ्लूइड, आप जैसे ये कहते हैं ना कि CV अपग्रेड होती है, वार्डरोब अपग्रेड नहीं होता, तो आपने उसका ख्याल रखना है। मैं एनीवे आई डू दैट, देन उसके मेजरमेंट बाकायदा स्टाफ है, मेजरमेंट लेते हैं। उसके बाद जो भी गारमेंट है जिसमें वो इंटरेस्ट है, शलवार कमीज़ है, सूटिंग है, या अगर आपने कैजुअली पैंट शर्ट करनी है तो आई डू इट कम्प्लीटली। तो क्या कोई शॉप है या? जी, मैं यू नो हामिद सईद के नाम आप मुझे यू कैन लुक इट अप, मैं सोशल मीडिया में, यस आई हैव अ प्लेस, शॉप है, एक्चुअली पूरा यूनिट है। ओके, ग्रेट। वहाँ पर पूरी सारी प्रोडक्शन है, क्योंकि देखें ये ऐसे ही है जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है यार मैंने सारा कुछ देख लिया है, आपको ये खाना चाहिए, दवाई है, तो वो कहता है मिलती कहाँ पे? वो कहता है ये तो मुझे पता ही नहीं मिलती कहाँ पे है। तो आई प्रोवाइड दैट। अगर लोग जो आपको देख रहे हैं वो अगर आपके पास आना चाहें, किस जगह है, कहाँ पर है? मैं एक्चुअली मेरे 3 शोरूम है, एक इस्लामाबाद में है, एक कराची में है, एक लाहौर में है, और साथ में स्टिचिंग यूनिट लाहौर में है।
तो आप यू कैन रीच आउट और अपॉइंटमेंट करके आप आ सकते हैं। आपको फुल सर्विस। You can find him on social media too. अच्छा हामिद साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लैक कलर को बहुत पसंद करते हैं। उनको ये लगता है कि साल भर उनको काला रंग पहनना चाहिए, बेशक गर्मी भी हो, और गर्मियों में भी उन्होंने काला रंग पहनना होता है। What do you think? Is it a fashion mistake? या क्या आप इसको ये चीज़ कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी कमेंट मिलता है इतनी गर्मी में काला रंग पहना हुआ है। So what's your take on that? आपने गलत आदमी से ये क्वेश्चन पूछ लिया, वो इसलिए कि मैं हूँ फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में कहते हैं कि वी लव ब्लैक अंटिल दे कम अप विद अ डार्कर कलर। Same here, by the way. ब्लैक जो है, अच्छा ब्लैक ही एक्चुअली ना देखें इसकी बड़ी कॉनिटेशन, आपको उसकी कॉनिटेशन का पता होना चाहिए। ब्लैक की सबसे बड़ी कॉनिटेशन ये है कि ब्लैक इज अ पावर कलर। याद रखिए, जब चाहे वो शलवार कमीज आप पहने, चाहे आप वो सूट पहने, चाहे किसी भी आप इवन शर्ट जो है दैट्स कंसिडर्ड, तो ये पावर कलर है। तो इसका मतलब ये आपको पावर डायनामिक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको ये पावर पॉस्चर आपको देती है। तो एक तो ये है। दूसरी बात है एलिगेंट है। ये एलिगेंस आप देखें, ऑस्कर के आप देखें, टैक्सीडोज देख लें, ब्लैक देखें, तो इसकी वो कंडीशन। अच्छा, अब गर्मी और सर्दी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं ये कहता हूँ कि देखें, अगर आप सीईओ ऑफ कंपनी हैं तो क्या आप सीईओ ऑफ कंपनी सिर्फ सर्दी में है, गर्मी में नहीं है? आपकी जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, पर्सनल प्रेजेंटेशन जो आपने देनी है, वो तो वही है पर्सनल प्रेजेंटेशन। तो आई वुड से कि ब्लैक का बहुत बड़ा रोल है आपके वार्डरोब में, बट दैट्स नॉट द ओनली कलर यू शुड हैव। अब ये पावर कलर है। अब कलर्स की बात कर रहे थे, ब्लैक शलवार कमीज जो है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कलर आपके पास होना चाहिए। तो जिस दिन वो कहते हैं ना बिग फिश ऑलवेज ईट्स अ स्मॉल फिश, तो जब बिग फिश के साथ आपकी मीटिंग है तो उस दिन आपने क्या पहनना है? तो उस दिन आप बिग फिश को थोड़ा आप कंपटीशन दें ना, उस दिन आप अपना ब्लैक सूट निकाल लेंगे। तो ये सोचेंगे इतनी गर्मी में ब्लैक पहन आया, फिर लोग ये भी कहते हैं कि समर अप्रोप्रिएट कलर नहीं है जी ब्लैक। देखिए, कुछ लोग हैं फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को देखते हैं, लेकिन हम मोस्टली ऐसे नहीं देखते। मोस्टली देखते हैं कि ओकेजन क्या है और अप्रोप्रिएटनेस क्या है। ठीक है, सो वी कैन वेयर ब्लैक इवन इन समर। लेकिन वो इवन इन समर, लेकिन वो पहन के बाहर नहीं फिरना। वो किसी इवेंट में जा रहे हैं, ऑफ कोर्स आउटडोर इवेंट्स में यू वुड नॉट रिकमेंड दैट। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये भी है कि जी मेरा रंग बड़ा काला है या सांवला है तो मैं ब्लैक पहनूं क्या? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जी। अच्छा, अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार ये जो है ना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद, आप अपने आप को तअस्सुब की निगाह से क्यों देख रहे हैं? पहली बात तो ये है। ये जो रेसिज्म मतलब आप ही इतने इंफॉर्टी कॉम्प्लेक्स में हैं कि जी मैं तो जी मेरा रंग ऐसा है तो ये। और ये व्हाइट के बारे में भी यही है हमें, सब मेरा तो रंग गोरा नहीं है, मैं व्हाइट में और ज्यादा वो लगता हूं। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब देखें, सबसे ज्यादा काले कौन हैं? वो हैं अफ्रीका में लोग जो चमकदार काले होते हैं। चमकदार काले यार, शाइनी काले। अच्छा, अब अगर उसको आप देखें और अगेन तअस्सुब की निगाह से ना देखें, तो उसने जो ब्लैक या व्हाइट कमीज पहनी है, बल्कि मैं तो वहाँ अमेरिका में इतनी देर रहा हूँ, तो जो वहाँ पे वाइट वुमेन जो है ना, दे गो क्रेजी फॉर इट कि यार ये कमाल की जो है ना इसकी। तो आई वुड से कि आप थोड़ा सा बाहर निकलें, अपने आप को इतना वो इंफॉर्टी कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की हामिद सईद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और बड़ा अच्छा ईद के हवाले से भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। और अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक बार फिर खुशामदीद जनाब, और कुछ मौसम की बात करते हैं। चित्राल, सवात और बालाई इलाकों में ग्लेशियर पिघलने का खदशा है और PDMA ने मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को मरासला भी जारी कर दिया है। और अगर आपको बताएं कि अपर और लोअर चित्राल, कोहिस्तान अपर, दीर अपर और सवात के बालाई इलाकों में ग्लेशियर पिघलने से फ्लैश फ्लड का भी खदशा है। इमरजेंसी और रेस्क्यू सर्विसेज के एहलकारों की दस्तियाबी यकीनी बनाने का कहा गया है। और दूसरी जानिब है हमारे मैदानी इलाके जहां पर गर्मी पड़ रही है और टिका के पड़ रही है। बिल्कुल, और मौसम जो है वो बदलने का नाम ही नहीं ले रहा। और कल इतनी शदीद गर्मी थी, आज तो हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है, इसको कहा जाता है। 22 जून बहुत गर्म दिन है। मजीद हम जानते हैं मौसम का अहवाल बिस्मा खान से। मौसम के बदलते रंग और दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव की बात करें तो शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 30 डिग्री रहेगा, जबकि मौजूदा पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ है। अब चलते हैं शहर कायफ की तरफ। कराची का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 30 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला अबर आलूद रहेगा। अब बात करते हैं लाहौर के मौसम की। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 30 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ है। अब रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की तरफ। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड
और कम से कम 31 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ रहेगा। बलोचिस्तान की दारुलहुकूमत कोयटा के मौसम की बात करें तो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 20 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ रहेगा। अब आपको लिए चलते हैं आज़ाद कश्मीर। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मौसम की बात करें तो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 23 रहेगा, जबकि मौजूदा पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ है। तारीखी शहर मुल्तान के मौसम की बात करते हैं। मुल्तान का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 32 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ रहेगा। अब बात करते हैं सिंध के मशहूर शहर सक्खर के मौसम की। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 30 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के बुलंदोबाला पहाड़ी इलाकों का। स्कर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ है। खूबसूरत पहाड़ी शहर गिलगित के मौसम की बात करें तो यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री रह सकता है, जबकि मौजूदा पारा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ है। मौसम का अहवाल आपने जाना, अब आपको लिए चलते हैं सुनो पाकिस्तान। सो ओवर टू यू हिना एंड जमील। थैंक यू, बहुत बिस्मा, शुक्रिया। थैंक यू। और मौसम का हाल आपने बताया, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम गर्म और खुश्की रहेगा मैदानी इलाकों में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जनाब, आपसे लेंगे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।